गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की करंट की क्लास शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। तो कल के बारे में सबको पता है कि कल श्री राम जन्मभूमि का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ जानकारियाँ यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर थी। ठीक है, तो पहला तो आप सबको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ, 22 जनवरी 2024। ठीक है, डेट याद रखेंगे आप लोग। ये जो मंदिर बनाया गया है ये किस शैली पर आधार है, तो याद रखेंगे ये पारंपरिक नागर शैली पर आधारित है। ठीक है, आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा नागर शैली। ठीक है, तो आपको अभी टू दी पॉइंट दिमाग में रखना है कि किस शैली में, तो पारंपरिक नागरिक शैली में इसको बनाया गया है। क्लियर है? ठीक है, इसकी जो मंदिर है उसका जो दिशा है वो पूरब पश्चिम है। ठीक है, जो मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो पूर्व की तरफ है, तो पूर्व पश्चिम इसकी जो दिशा है। ठीक है, इसकी लंबाई जान लेते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 380 फीट है। ठीक है, 80 फीट, देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ पूर्व पश्चिम। ठीक है, चौड़ाई आप देख लीजिए 250 फीट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अभी ये आपके करंट के लिए, और सवाल यहाँ से बन सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊंचाई दी गई है 161 फीट, 161 फीट। ठीक है, तो ये फैक्ट है, थोड़ा आपको 2-4 बार लिखना होगा तभी जाकर आप इसको याद कर पाएंगे। और टोटल जो पिलर्स जो इसमें यूज़ किए गए हैं, जो कुल स्तंभ है, स्तंभ को पिलर्स कहते हैं, टोटल पिलर्स जो है वो है 392। ठीक है, 392, और कुल दरवाजे हैं 44। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स है आपको ध्यान में रखना है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, कुल स्तंभ एंड कुल दरवाजे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मंदिर जो बनाया गया, इसके जो पिलर्स है, जो दीवार जो बनाए गए हैं, वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों को वहाँ पर चित्रित किया गया है, वहाँ पर उनको गूढ़ चित्रण किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ इस पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मुख्य द्वार, पहला तो पूर्व पश्चिम आप ध्यान रखेंगे, पूर्व की तरफ मुख्य द्वार है, और जो मुख्य द्वार है वहाँ पर उसी को एक आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंह द्वार के, वहाँ पर उसको सिंह द्वार भी बोलते हैं, तो सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में स्थित है, जहाँ सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि जैसे ये बेस है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मंदिर बना दिया गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप यहाँ पर मंदिर में आप डायरेक्ट चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइड आप ऐसे मान लो कि यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है, और इस सीढ़ियों के द्वारा चढ़कर लोग वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो एक ध्यान में रखेंगे कि बेस को काफ़ी ऊपर रखा गया और फिर वहाँ पर बना के फिर सीढ़ियाँ बनाई गई है जिसके थ्रू लोग जाएंगे ऊपर। ठीक है, और गर्भगृह जो होता है वहाँ पे जो भगवान श्री राम है उनके बचपन के स्वरूप को रखा गया है। ठीक है, उनके बचपन के स्वरूप को रखा गया है कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे गर्भगृह में। ठीक है, तो पूछ सकता है कि गर्भगृह में क्या श्री राम के कौन से स्वरूप को, तो उनके बाल रूप को वहाँ पर रखा गया है गर्भगृह में। क्लियर है, जो मुख्य स्थान माना जाता है। ठीक है, गर्भगृह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है, कुछ हॉल के बारे में बताया गया। तो टोटल मंदिर में जो हॉल है वो टोटल 5 है, जिसको हम लोग मंडप कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि आपको पूछ दे कि 5 मंडप, कितने सारे मंडप है, या मंडप के नाम दे देंगे। याद रखिएगा, हॉल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। आपको हॉल की जगह इंग्लिश में भी हो सकता है मंडप ही मेंशन करे, तो घबराना नहीं, ध्यान रखना है कि हॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कौन कौन से 5 मंडप है? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। तो आप देख सकते हैं कि 5 अलग अलग हॉल जो बनाया जा रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ के लिए, आप मान लीजिए वहाँ पे प्रार्थना होगी तो उसके लिए एक अलग सा मंडप है, जो वहाँ पे लोग भजन कीर्तन करेंगे तो उसके लिए एक अलग है, सभा मंडप है, रंग मंडप, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वहाँ पर हॉल बनाए गए हैं। यहाँ पर कैटेगराइज किया गया जो ईजी होगा लोगों को, मतलब आप कह सकते हैं ना कि मान लीजिए एक तो इतना भव्य ये मंदिर बना है और एक ही जगह होड़ ना लगे किसी चीज़ की, तो इसलिए अलग अलग यहाँ पर हॉल बनाया गया है। ठीक है, और जो मंदिर है यहाँ पर एक ऐतिहासिक कुआं पाया गया है, जो कहते हैं कि जो प्राचीन काल से ही है, और इसको सीताकूप कहा गया। ठीक है, ऐतिहासिक कुआं है सीताकूप। ठीक है, तो सीताकूप का भी आपको यहाँ पर चर्चा मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे
कि मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, आप की पॉइंट्स को बस दिमाग में रखना है कि दक्षिण पश्चिम भाग में कुबेर टीला में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम भाग में किस भगवान का, तो भगवान शिव का मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर, कुबेर टीला। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कुबेर टीला में। ठीक है, और साथ ही अच्छा ये चीज़ बहुत कम जगह आपको शायद मिलेगा, जटायु जो है, जटायु के बारे में सभी जान रहे हैं कि जटायु की भी मूर्ति स्थापित की गई है। जटायु कौन, अगर आपने रामायण पढ़ा होगा या आपने देख रखा होगा रामायण टीवी पर, तो आपको भी पता है कि जटायु जिसने सीता माता की रक्षा करने की कोशिश की थी और उस कोशिश में उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे, मतलब उनका प्राण भी चला गया था। जब रावण उनको हरण करके लेके जा रहा था, तभी जटायु जो पक्षी थे उन्होंने सीता माता की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पंख को काट दिया गया था और बस वो थोड़ी देर जीवित थे कि वो राम तक अपने मतलब भगवान श्री राम तक उनको मैसेज दे सके कि सीता को ऐसा ऐसा रावण लेके गया है। ठीक है, तो ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है, सबको पता है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए भी एक यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो मंदिर जो बनाया गया है ना, तो काफ़ी इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इसको काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में स्वदेशी तकनीक का यूज़ किया गया। ठीक है, जो अपने देश का टेक्नोलॉजी है, कहीं हमने बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो स्वदेशी तकनीक पर बना है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके मजबूती को भी काफ़ी ध्यान में रखा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है कि जो मंदिर का नींव है उसके निर्माण में रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC, ठीक है, जो इस फील्ड के होंगे उनको काफ़ी नॉलेज होगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से किया गया, जो नींव रखा गया है, तो ध्यान रखना है 14 मीटर मोटी परत। और क्या यूज़ किया गया इसका, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC का यूज़ किया गया। ठीक है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अद्भुत बात है, अच्छी बात है कि देखिए मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हम लोग आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो मान लो फैक्ट आपको पता है, लेकिन लोग फंसते कहाँ हैं कि जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया कि मान लीजिए मंदिर के बारे में 4 स्टेटमेंट दे दिया गया और उसमें से एक स्टेटमेंट आ गया कि लोहे का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए हमने कोशिश की कि सारी चीज़ों को निचोड़ कर आप तक पहुँचाया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें स्टेटमेंट वाइज आपको काम आएगी। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, और देखिए जैसे मैंने बोला ना कि मंदिर की मजबूती को भी काफ़ी ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ज़मीन की नमी से सुरक्षा के लिए, अब देखिए नमी से भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है ना, तो नमी से सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, किसका यूज़ किया गया, ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। ठीक है, और उपयोग करके देखिए आप 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया। ठीक है, तो मैंने आपको अब शायद अभी फिगर में बताया कि पहले डायरेक्ट मंदिर नहीं, जो फ्लोर है वहाँ पर डायरेक्ट मंदिर नहीं बनाया गया, पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया गया, जिसके लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। ठीक है, तो काफ़ी भव्य वो लगता है देखने में भी। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आपको ये पूछेगा कि नमी की सुरक्षा के लिए क्या यूज़ किया गया, तो ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और 21 फीट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया। ठीक है, और देखिए साथ ही साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब मंदिर में कोई भी चीज़, जल फूल जो भी चीज़ चढ़ाया जाता है, जिस भी चीज़ का उपयोग किया जाता है भगवान के पूजन में, तो जो हम यूज़ तो कर देते हैं, लेकिन कई सारे जो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको निकलने का जो होता है वो सही नहीं होता है, या फिर वो उससे भी जो बाहर निकल रहा है उसको अगर सही तरीके से बाहर ना निकाला जाए तो परिसर में भी क्या होता है, गंदगी भी फैल सकता है आसपास के, तो उसको भी काफ़ी ध्यान में रखा गया। और देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया कि मंदिर परिसर में एक सीवेज उपचार संयंत्र, साथ ही साथ जल उपचार संयंत्र, ठीक है, अग्नि सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति और एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन, तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि जैसे मैंने भी आपको बताया, साथ ही साथ जल उपचार संयंत्र भी है, अग्नि सुरक्षा जो भी है दिया गया है कि अगर माइट भी ऐसा कुछ घटना घटता है तो उसके लिए जल आपूर्ति भी है, और साथ ही साथ स्वतंत्र बिजली स्टेशन भी यहाँ पर इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है,
आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो थोड़ा आप 2-4 बार इसे एक नज़र देखेंगे तो चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टॉपिक है हमारा पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, ये जो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 श्रेणियां हैं इसकी। एक आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन किया गया बाल शक्ति पुरस्कार और एक बाल कल्याण पुरस्कार। तो थोड़ा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम लोग उसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें दोनों में अंतर है और क्या किस लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ओवरऑल हम कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, अब समझिएगा। तो पहला यहाँ पर मैंने बोला कि दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है बाल शक्ति पुरस्कार। ठीक है, तो हम लोग बाल शक्ति पुरस्कार को समझेंगे। तो यहाँ पर 5 श्रेणियां दी गई है जहाँ पर बच्चों के असाधारण उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। तो वो 5 कौन कौन से हैं? एक है नवाचार, इनोवेटिव। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धियाँ, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति, खेल और बहादुरी। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, 6। ठीक है, नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियां, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति, खेल और बहादुरी, माफ कीजिएगा 6। ठीक है, तो 6 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। तो आपको ये श्रेणियां याद रखनी है कि पूछ देगा। ठीक है, तो पूछेगा कि किस किस क्षेत्र से, कहाँ कहाँ से। तो इन क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनका अगर कोई असाधारण उपलब्धि किया गया है, असाधारण आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जो साधारण से कई ज़्यादा ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई उपलब्धियां हैं बच्चों के द्वारा की गई है इन क्षेत्रों में, तो वहां पर उनको बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, तो कुछ एलिजिबिलिटी है इसकी। ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो पहला कि वो जो बच्चा है वो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, विदेश के बच्चों को ये नहीं मिलेगा, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। और साथ ही साथ उम्र की सीमा दी गई है वो है 5 से 18 वर्ष। देखिए ऐसे जो फैक्ट्स है ये ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, फैक्ट भी आपको पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं कि स्टेटमेंट वाइज आपको पूछे। तो A to Z आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय नागरिक हो और साथ ही साथ उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो और इन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरस्कार जो रखा गया वो क्या क्या दिया गया है। तो 1 पदक दिया जाएगा, साथ ही साथ 1 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे और 10,000 रुपए के पुस्तक वाउचर दिए जाएंगे कि इसको यूज करके वो किसी भी पुस्तक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक वाउचर हो गया, कितना? 10,000 रुपए तक का वाउचर है। ठीक है, और साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र। रुकिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, जो भी XYZ जो बच्चा है जिन्हें मिल रहा है तो उसके किए गए काम की प्रशंसा उसमें रहती है। ठीक है, तो वो एक प्रशस्ति पत्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो याद रखना है 1 पदक मिलेगा। ठीक है, इसी को बस घुमा के आपको पूछ देगा, माइट भी इसमें से एक ऑप्शन हटा दे। ठीक है, आपको फंसाने के लिए, या 1 लाख को 2 लाख कर दे, 10,000 को 5,000 कर दे। तो आपको आंकड़ा दिमाग में रखना है। 1 पदक, 1 लाख रुपए, 10,000 के वाउचर जो मिल रहे हैं, पुस्तक वाउचर, और साथ ही साथ प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र। ठीक है, चलिए बाल शक्ति पुरस्कार जो है इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, 1996 में। और इसका जो दूसरा पार्ट है बाल कल्याण पुरस्कार, जो 2 श्रेणियां हैं इसकी, तो हम लोग उसको समझते हैं। तो बाल शक्ति पुरस्कार समझ में आ गया आपको, बाल कल्याण पुरस्कार को समझिएगा। तो आपने ये समझा कि बाल शक्ति पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? बाल मीन्स बालक को। ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए ये पुरस्कार है। लेकिन बाल कल्याण पुरस्कार जो है ये समझिएगा, ये कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है, और यहाँ पर बच्चों का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ संस्थाओं को भी दिया जाता है जिन्होंने बाल जो बच्चे हैं उनके विकास में या उनको सेव करने, उनके संरक्षण में कुछ बहुत बड़ा काम किया है। तो उनको ये पुरस्कार यानी कि बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति और संस्थान। ठीक है, अगर बाल शक्ति पुरस्कार की बात की जाए तो बच्चों के लिए है, और बाल कल्याण तो ऐसे ध्यान में रखना अगर आपको कंफ्यूजन हो, बाल कल्याण तो बच्चों का कल्याण बच्चे खुद तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बड़ों का होना जरूरी है। तो आप ऐसे मतलब याद करने का तरीका है, आप जैसे भी याद करो। ठीक है, तो बच्चों के कल्याण के लिए बड़े होने चाहिए। तो बाल कल्याण में कौन है?
बड़े लोग हैं मतलब व्यक्ति हैं और साथ ही साथ कुछ संस्थान है, तो समझते हैं इसको। देखिए मेंशन क्या हो गया पहला पॉइंट में कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने बाल विकास एवं बाल संरक्षण की दिशा में कार्य किया है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी कुछ पात्रता होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या पात्रता है। तो आप यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको हाईलाइट कर दूँ, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना, एक तो व्यक्ति और दूसरा संस्थान। तो हम बात करें व्यक्ति और संस्थान, तो पात्रता की बात भी करेंगे तो व्यक्ति के लिए भी पात्रता होगा और संस्थान के लिए भी पात्रता, लेकिन क्या होगा दोनों के लिए अलग होगा, क्योंकि व्यक्ति एक इंसान की बात करे और संस्थान एक इंस्टीट्यूट की बात करे, तो दोनों के लिए अलग अलग पात्रताएं हैं। तो समझिए उसको देखते हैं क्या है। तो व्यक्ति के लिए जो पात्रता दी गई है, पहला कि भारतीय नागरिक हो, ये दोनों में है। ठीक है, साथ ही साथ उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक की हो। ठीक है, 18+ होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि बच्चों के कल्याण के लिए कौन संलग्न होंगे, बड़े संलग्न होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और है कि कम से कम 7 वर्ष तक बच्चों के लिए उनके हित के लिए कार्य किया हो। ठीक है, अब ये नहीं कि चलो एक दिन किसी बच्चे को कुछ हमने हेल्प कर दिया एंड वी आर 18+ और हमें ये पुरस्कार मिल गया, नहीं। ठीक है, कि आपको क्या करना है, कम से कम उन्होंने उस जो भी XYZ पर्सन है उन्होंने 7 वर्ष तक बच्चों के हित में उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य किया हो और उम्र 18+ हो और भारतीय नागरिक हो, तब उन्हें ये बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है। अब मैंने बात किया कि व्यक्ति भी है और संस्थान भी है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित ना हो। ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉफिट सरकार की तरफ से यहाँ ना मिले इन्हें, मतलब उससे जुड़ा हुआ ना हो, और साथ ही साथ कम से कम 10 वर्ष तक बाल कल्याण वाला कुछ काम किया हो वो संस्थान XYZ जो भी हो। ठीक है, तो अगर व्यक्ति की बात की जाए तो कम से कम 10 वर्ष तक उन्होंने काम किया हो, और अगर संस्थान की बात की जाए तो कम से कम क्या मैंने 10 अगर बोल दिया तो 7 है। ठीक है, अगर व्यक्ति की बात की जा रही तो 7 वर्ष तक, और अगर संस्थान की बात की जा रही तो 10 वर्ष तक उन्होंने काम किया हो बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के हित में। ठीक है, अंतर बस इतना है कि इसमें सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होना चाहिए संस्थान में। ठीक है, और भारतीय नागरिक, व्यक्ति में भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो स्थापना है वो है 1979, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे टॉपिक है हमारा कुमकी हाथी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है कुमकी हाथी। ठीक है, तो कुमकी हाथी अभी हाईलाइट क्यों है, तो पहला तो जान लीजिए कि ये एक एशियाई पालतू हाथी है, पालतू है। ठीक है, और इन हाथियों को ना ट्रेंड किया जाता है, काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, पहला कि जंगल में जो भी होता ना उपद्रवी समझते होंगे आप लोग, जो बदमाश टाइप का है। ठीक है, उपद्रव मचाने वाला। ठीक है, कोई भी उपद्रव जानवर हो या कोई ऐसा जानवर जो घायल हो, ठीक है, तो इन सब को पकड़ना सिखाया जाता है। किसे, हाथी को। यहाँ पर हाथी को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उपद्रवी जानवर या कोई घायल जंगली जानवर है उनको बचाना, जो घायल है, ठीक है, या उपद्रवी है तो उनको पकड़ना। तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर इस कुमकी हाथी को। ठीक है, याद रखना एशियाई हाथी है, हो सकता है फंसाने के लिए आपको अफ्रीकन हाथी भी दे दे, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन्हें उपद्रवी घायल जंगली जानवरों को भगाना, अगर ऐसे जानवर है उनको भगाओ, पकड़ना या बचाना सिखाया जाता है। और ये तो जंगली जानवर की बात होगी, और हाथी है तो साथ ही साथ इनको देखते हैं ना, कई बार जंगली हाथियां जो होती वो भी काफ़ी उपद्रव मचाते हैं, तो उनको पकड़ना और उनको वश में करना। ठीक है, अब वशीकरण मत समझना वो वाला। ठीक है, तो उनको वश में करना, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है इन हाथियों को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और साथ ही साथ एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे कि जो कुमकी हाथी है इसको मलयालम में थापना बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन जो हो सही। ठीक है, थापना इनको बोलते हैं, कहाँ पर, मलयालम में, जो मलयालम लैंग्वेज है उनमें इसको थापना बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब आगे हमारा एक नज़र वाला टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है, आप देखेंगे यहाँ पर। पहला ही आपका कि केरल के कन्नूर ज़िला, ठीक है,
आपको ज़िला भी याद रखना है। केरल के कन्नूर ज़िला में मधिका भाषा बोलने वाले बस 2 व्यक्ति बचे हैं। आप समझिएगा कितना इंटरेस्टिंग है ये। पहला कि कहाँ पर मधिका भाषा की बात की जा रही है, कहाँ पर, तो केरल के कन्नूर में, ठीक है। केरल के कन्नूर में क्या है, एक भाषा है मधिका, ठीक है। अब इस मधिका भाषा को बोलने वाले मात्र 2 व्यक्ति बचे हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति कौन है, और काफ़ी वृद्ध भी हो चुके हैं, अब इनकी अवस्था भी हो चुकी है। तो अब टेंशन ये है कि अब ये भाषा जो है ये विलुप्त होने के कगार में है। एज ऑब्वियस, जब 2 ही लोग बोल रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है तो फिर बोलेगा कौन, इसको आगे तक कौन लेके जाएगा। 2 वर्ष जो व्यक्ति है, एक केपी नारायणन करके है, उनकी 87 एज के है वो, और उनकी भतीजी है राजपुत्री, ठीक है। ये 2 व्यक्ति ही बचे हैं जो इस भाषा को बोलते हैं। और अब यही टेंशन है कि इसको कौन बोलेगा। और मेन क्या है ना कि अब जो वहाँ के जो युवा है वो मलयालम बोलना ही पसंद कर रहे हैं, इस भाषा को नहीं बोल रहे। और ये जो आप मधिका भाषा देख रहे हैं, ये बेसिकली ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है, ठीक है। एक मिक्सचर है, कौन कौन से भाषा, तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिक्सचर है। लेकिन इस भाषा को अब कोई भी बोलना नहीं, मतलब उनके जो समुदाय के लोग हैं वो बोलना नहीं चाह रहे, ठीक है। कोई भी बोलता नहीं है। तो ये टेंशन है कि ये भाषा कहीं विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। और इन्होंने ही, केपी नारायणन जो है, उन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया है अपनी मधिका भाषा में। उन्होंने बोला है कि ई भाषा नामिकी मात्र होती दंती, ठीक है। तो इसको लोगों ने ट्रांसलेट करके ये समझा कि अब ये यही बोल रहे हैं कि अब ये भाषा विलुप्त होने के ही कगार पर है, अब इसे कोई भी बोलता नहीं है, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लोग जो केपी नारायणन और जो इनकी भतीजी है, ये लोग जो या ये आप कह सकते हैं, ये जो भाषा बोला जा रहा है, तो ये चकलिया समुदाय के लोग हैं, ठीक है। तो चकलिया एक समुदाय है, वहाँ के ये लोग हैं, और बड़ी अनूठी भाषा है ये मधिका, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब इतना आपको नहीं घुस के जाना, और ना ये आपको कोई स्टेटमेंट पूछेगा, आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको बोलने वाले 2 लोग ही बचे हैं। और या फिर आपको पूछ दे कि मधिका कहाँ पर बोली जाती है, तो केरल के कन्नूर ज़िले में, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पीएम 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ पीएम सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। अब ये पीएम सूर्योदय योजना क्या है, तो पहला तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा, तो ऑब्वियसली रूफटॉप होगा, सौर ऊर्जा स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। और मेनली ये लक्ष्य क्यों है कि जितने भी जो निम्न और मध्यम आय वाले जो परिवार है उन तक बिजली की पहुँच हो, ठीक है, उनको बिजली प्रदान किया जाए। और लगभग कितने 1 करोड़ घरों को यहाँ पर एक रखा गया है कि इतने घरों को हम सौर ऊर्जा तक पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा कि मकसद क्या है कि अगर उन तक सौर ऊर्जा पहुंच रहा है तो जो बिजली की खपत जो उनकी हो रही है, या जो बिजली बिल उनके पास आ रहा हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, कम होगी। क्या, क्योंकि ये भी एक तरह से जो निम्न और मध्यम आय के परिवार वाले हैं उन पर एक तरह से ये भी एक बर्डन ही होता है, क्योंकि जितनी जो उनकी इनकम होती है उसका भी अगर आप देखेंगे ऐसे परिवार में ज़्यादातर कमाने वाले एक होते हैं, खाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। तो ये एक तरह से ये बर्डन भी कम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ सौर ऊर्जा अगर हम यूज़ करें तो ये तो ऐसे भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए एक ये योजना, मतलब अब ये तैयार किया जा रहा है कि अब चलो सूर्योदय योजना के तहत हम इतने परिवारों को कम से कम सौर ऊर्जा की स्थापना वहाँ पे कर सके, ठीक है, सौर ऊर्जा उन तक पहुँचा सके, ये इनका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट आप देखेंगे कि 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक भोपाल में आयोजित। नथिंग, इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत कुछ नहीं आपको देखना, बस दिमाग में इतना रखना है कि CGPB की बैठक जो है वो कहाँ पर हुई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भोपाल में हुई, ठीक है। कितनावां है ये, तो 63rd, ठीक है। तो 63rd है और कहाँ पर बैठक हुई, भोपाल में, दैट्स इट, इतना आपको जानना है। किस चीज़ की, तो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड, ठीक है। तो आप इतना तो आप अनुमान लगा सकते हो, जियोलॉजिकल बोर्ड है तो किस चीज़ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 3rd पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती,
23 को, ठीक है, मतलब आज। तो 23 को 127वीं जयंती मनाई गई किसके? सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो आपने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था पराक्रम दिवस, इन्हीं की याद में ये किया गया था। और ध्यान रखिएगा इनकी जो जन्म तिथि है वो 23 जनवरी, तो 23 जनवरी तो आपको याद ही होगा, 23 जनवरी 1897 को हुई थी, ठीक है। 23 जनवरी 1897, ठीक है, 1897। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में। अब ध्यान रखना है उड़ीसा उस समय बंगाल का हिस्सा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वहाँ पर उनकी जन्म हुई थी 1897। अब आपका काम क्या होता है यहाँ पर शुरू? एक तो आप जान गए कि चलो 127वीं जयंती, ठीक है, वन लाइनर पूछ दे तो पूछ दे, ठीक है। अब आपका क्या काम है? आप जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इनके इतिहास को जानेंगे, इन्होंने किस किस चीज़ में भाग लिया था, किस किस चीज़ की स्थापना की थी, इन्होंने कब अपने जॉब को छोड़ दिया था, किस जॉब में थे। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर आप उसके बारे में जाकर देखेंगे, निछान भी नहीं करें, तो आप जाकर पूरा देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ थे, ठीक है, और कैसे इन्होंने एक झटके में मतलब देश के लिए कितना सारा काम किया, कितना जॉब को छोड़ दिया, सब कुछ बहुत बड़ा इनका योगदान है हमारे देश में। तो इसलिए आप इनके बारे में जाकर पढ़ेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जब आप करंट पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि करंट में हम ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं ऐड करते, और ये बहुत सही तरीका होता है पढ़ने का कि आप ट्रेडिशनल को भी रिलेट कर रहे हो करंट के साथ, ठीक है। उससे क्या होता है कि साथ साथ आपको दोनों पॉइंट अच्छा बनता जाता है, आप उसके हिस्टोरिकल चीज़ को भी देख सकते हो, साथ ही साथ करंट को भी, ठीक है। चलिए, और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। क्या नारा था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक यहाँ पर अभियान की शुरुआत की गई है, वो है गांव चलो अभियान। किसने किया है? तो बीजेपी के अध्यक्ष, रुकिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। उन्होंने गांव चलो अभियान की शुरुआत की, कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये जो गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई, ये 4 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। अभी इसकी शुरुआत मतलब एक अनाउंसमेंट हो गई है, तो और 4 फरवरी से ये शुरू होगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है इसको भी समझिएगा। मेनली ये इसलिए ये शुरू किया जा रहा है क्योंकि जो मोदी सरकार जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उनके जो उपलब्धियां हैं, उनकी की गई जो उपलब्धियां हैं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो ये तो थोड़ी राजनीतिक बात हो गई कि उसका प्रचार प्रसार, मेनली ये उद्देश्य है उनका। और साथ ही साथ इस गांव चलो अभियान के तहत क्या है कि ग्रामीण एरिया जो है और साथ ही साथ जो शहरी समुदाय के लोग हैं उन सब को जोड़ना, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, ठीक है, कि गांव के लोग गांव के जो समुदाय के लोग हैं, शहर के जो समुदाय के लोग हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना, उन दोनों लोगों को एक साथ जोड़ना, ये उनका उद्देश्य है, ठीक है। तो अभी ये शुरू नहीं हुआ, 4 फरवरी से ये शुरू होगा। क्या? गाँव चलो अभियान, ठीक है। तो गाँव चलो अभियान, तो नाम देखिए, आपको ऐसे भी दिमाग लगाना है, गांव चलो, तो गांव चलेगा कौन? क्या गांव के लोग गांव चलेंगे? नहीं, शहर के लोग गांव की तरफ जाएंगे, ताकि दोनों में वो इंटरेक्शन बढ़ सके। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट हमारा? त्याई जू यिंग ने इंडिया ओपन में पहला महिला खिताब जीता, ठीक है। नाम काफ़ी इन लोग का थोड़ा ये रहता है, ठीक है। तो पहला ये आप जान लीजिए कि ये जो नाम मैंने लिया ये ताइवान की है, ठीक है, ताइवानीज ये प्लेयर हैं, और इन्होंने क्या जीता है? तो पहला महिला खिताब जीता है किसमें? इंडिया ओपन में, ठीक है। तो आपने अभी तक सुन रखा, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन होता है, तो ये सब किस चीज़ से रिलेटेड होता है, किस गेम से रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है बैडमिंटन। तो ये इन्होंने किस में जीता है? तो बैडमिंटन में जीता है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना, ताई जू यिंग, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर आपको जोर नहीं देना है, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और आप फैक्ट देख लें कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण, ठीक है। तो अब आप जानिए इसमें आपको जानना क्या, ठीक है। यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास, देखिए सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी उठा के 2 देश के बीच पूछ देगा। तो आपको पूछेगा कि खंजर जो है, एक ये पूछ सकता है कि खंजर क्या है, हथियार है या कुछ और है, मतलब एक ऑप्शन के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है? एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। साथ ही साथ ये 11वां संस्करण है। कहाँ पर हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए
बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ। इतना नहीं पूछेगा, आपको वन लाइन में याद क्या रखना है कि खंजर जो है पूछेगा, खंजर सैन्य अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ। भारत पाकिस्तान दे दे, भारत चाइना दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है खंजर, ठीक है, सैन्य अभ्यास। थोड़ा सा बस ध्यान में रख लीजिएगा कि 11वां संस्करण था। हाँ, ये पूछ सकता है कि इस बार ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था। ध्यान में रखना भारत के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी याद रहेगा तो काम आपका चल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रवि कुमार से रिलेटेड। रवि कुमार कौन है? कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए रवि कुमार के बारे में दिया गया, रवि कुमार दहिया ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट, ठीक है, इतना बड़ा नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान में रखना है, ठीक है, में कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो रवि कुमार दहिया जी ने अभी कांस्य पदक जीता, कहाँ पर? तो ये क्या है, किस टूर्नामेंट में? तो ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप रवि कुमार दहिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कुश्ती वो लड़ते हैं। इन्होंने जो ये जीता है, एक तो आपको ध्यान में थोड़ा यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि इन्होंने किसको हराया है। तो कजाकिस्तान के कुश्ती लड़ने वाले हैं, उनका नाम है कैरात अमीरताएब, ठीक है। आप नेट पर सर्च करेंगे आपको ईजिली मिल जाएगा, कैरात अमीरताएब, ठीक है। इनको हराया है किस में? तो जैसे इसमें भी एक फ्री स्टाइल होता है ना, तो मैं थोड़ा इरेज करके यहाँ लिख देती हूँ आपको। इन्होंने हराया है 61 kg फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो रवि कुमार ने किसको हराया? कैरात अमीरताएब, कहाँ के थे? कजाकिस्तान के, और किस में? तो 61 kg फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो ये आपको 61 kg ध्यान में रखना, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीता। वो इतिहास वाले मान सिंह में मत जाइएगा, ठीक है। इन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीता, ये बस आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैराथन की हम बात कर रहे हैं तो मैराथन मतलब रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये रेस जीता है मान सिंह ने, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा आज के करंट में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।